जाओ एम्बुलेंस को फोन करो जाके। ये वाक़या सईदाबाद के नवाही इलाके सज्जन गोट का है। ये वाक़या सन 2011 के महीने अगस्त में पेश आया। ये वाक़या उन दिनों में पेश आया जिन दिनों में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें और स्पेशली मिनी बस से लोगों को निकाल कर अगवा करने की वारदातें बहुत ही आम हो चुकी थी। इन्हीं दिनों में सलबा नामी एक खातून सईदाबाद थाने में अपने शौहर की गुमशुदगी की FIR रिपोर्ट करवाने के लिए आई। साहब ये बीबी आई है अपने शोहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना है। हाँ बीबी आए। सलाम साहब। हाँ बस हाँ बोलो बीबी, क्या बात है? थानेदार साहब, मेरा शौहर कल से घर नहीं आया वापस। वो बीबी कहीं यार दोस्तों में रुक गया होगा, आ जाएगा। वैसे घर से कब गया था? कल सुबह गया था काम पे फैक्ट्री, लेकिन वापस नहीं आया है। बीबी तुमने फैक्ट्री में पता किया? नहीं जी। वो कमाल है बीबी, पहले फैक्ट्री में तो पता करो। हो सकता है किसी रिश्तेदार के घर में रुक गया हो, आ जाएगा। वैसे कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं जी, नहीं कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था। अच्छा, अपना नाम एड्रेस लिखवा दो और रिश्तेदार वगैरह में मालूम करो, वो खुद ही आ जाएगा। सर इनका मतलब है कहने का कि हमने इनके शोहर को पकड़ा है। ओए आपसे कह दिया ना बीबी, अब जाएं और इन्हें ले जाओ, इनका बयान वहां लिखवाओ के लिए। सईदाबाद पुलिस के मुताबिक सलमा अपने शौहर जुल्फ़िकार के साथ सईदाबाद ही के एक नवाही इलाके सज्जन गोट में रिहाइश पजीर थी। जुल्फ़िकार जिस फैक्ट्री में काम करता था उसके ठेकेदार का नाम नसीर था और ये नसीर ने ही अपना ही मकान इनको रहने के लिए किराए पर दिया हुआ था। ठेकेदार नसीर के मकान में कुछ अरसा रहने के बाद जुल्फ़िकार ने उसी गली में अपना मकान तब्दील करके किराए पर ले लिया और फिर जब जुल्फ़िकार के गुमशुदा होने की खबर उसके भाई आशिक हुसैन को मिली तो वो फ़ौरन अपनी भावज के पास आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदा तू कब आया? बस भाजाई चाचा ने बताया तो मैं सीधा इधर आ गया। अच्छा बैठ बैठ। हाँ भाजाई बैठो, तुम बैठो भाजाई बैठो। भाजाई अदा कब से नहीं आया है? अदा 3 रोज हो गए उसको काम पे गए हुए, अभी तक वापस नहीं आया है। तो भाजाई तुमने ठेकेदार से पता किया? उससे तो मैंने सबसे पहले मालूम किया था जाकर। तो क्या कहता है वो? वो तो बेचारा खुद इतना परेशान है। वो कहता है कि 3 रोज पहले 5 बजे शाम को छुट्टी करके गया था। मैं भी फोन करती हूँ उसको, लेकिन उसका फोन ही बंद जाता है। अदा तो कहीं जाता ही नहीं था और भाजाई फोन तो उसका बंद होता ही नहीं था। मेरे को तो डर लग रहा है कहीं उसको किसी ने पकड़ ना लिया हो। नहीं भाजाई नहीं, अदा की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी थी ही नहीं। लेकिन आजकल तो चलती बसों में से उतार लेते हैं लोगों को। नहीं भाजाई, अल्लाह खैर करेगा, तुम परेशान मत हो।
मैं जरा अस्पताल जाके देखता हूँ। अल्लाह खैर करे, कोई हादसा ना हो गया हो। तो खाला, मेरी भाजाई का ख्याल रखना। जुल्फ़िकार का भाई आशिक और उसके दीगर रिश्तेदार जुल्फ़िकार की गुमशुदगी की खबर सुनने के बाद काफ़ी परेशान थे, और जुल्फ़िकार की बीवी सलमा ने आशिक हुसैन से जब इस बात का खदशा ज़ाहिर किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया हो या उसके साथ कोई और हादसा पेश आ गया हो, ये सुनकर आशिक हुसैन और भी परेशान हो गया और वो उसको ढूंढने के लिए निकला। आशिक अपने भाई की तलाश में सारा दिन मुख्तलिफ जगहों पे उसे ढूंढता रहा। उसने कोई हॉस्पिटल, अपने भाई के दोस्त, कोई ऐसी शॉप्स या कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर उसको थोड़ा सा भी खदशा था कि उसका भाई वहाँ पर मौजूद होगा या वहाँ पर उनके पास आता जाता होगा, लेकिन उसको सिवाय मायूसी के वहाँ से कुछ भी ना मिला। और फिर जब वो इन सब चीज़ों से मायूस होकर थका आ रहा वापसी सज्जनगोट आ रहा था, तो उसको गली के कोने पर इत्तेफाक से ठेकेदार नसीर से उसकी मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आशिक बाबा, गांव से कब आए? सब खैरियत है ना बाबा? हाँ बाबा, वो सब ठीक। वो नसीर भाई, जुल्फकार भाई का कुछ पता चला? नहीं, वो तो परसों से मिला ही नहीं है। उस दिन सुबह काम पर गया था, पता नहीं भाई। मेरा मतलब आपसे कोई मुलाकात वगैरह, कोई नौकरी वोकरी की तो बात नहीं कर रहा था। नहीं, वो सुबह से काम से नहीं आया था। मैं समझा घर पे कोई काम वाम होगा। पहले भी तो वो अक्सर छुट्टी कर लिया करता था। उस दिन काम पर नहीं आया था? नहीं, वो सुबह से काम पे नहीं आया। और बाकी गोठ में सब खैरियत है, ठीक ठाक है। मैं अब इस वक्त जरा जल्दी में हूँ, काम है। ठीक है ना? सब खैर है? आशिक हुसैन अपने भाई को सारा दिन ढूंढ ढूंढ के बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे। लिहाजा वो दोबारा इसी चीज़ को देखते हुए दोबारा अपनी भावज के पास गया। अदा, कोई खैर खबर है? नहीं भाजाई, बस अब अल्लाह सही खैर की खबर भेजे। मैंने तो सारा शहर छान मारा, अदा का कुछ पता नहीं चला। हाँ अदा, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह साईं सब खैर करे। हाँ भाजाई, वापसी में ठेकेदार भी मिला था, लेकिन भाजाई वो तो कहता है कि भाई काम पर आए ही नहीं है। तो वो फैक्ट्री गया ही नहीं होगा। लेकिन भाई, तुमने तो कहा था कि ठेकेदार कह रहा है कि भाई कल शाम 5 बजे चले गए। अरे मुझे तो अब नहीं होश नहीं था, क्या पता क्या से क्या बोल दिया हो। हाँ भाई। अच्छा भाई, मैं ऐसा करता हूँ कि थाने में भी इतला दे आता हूँ। नहीं, थाने में तो मैं पहले ही इत्तला देकर आ गई थी। तो फिर वो क्या बोलते हैं? कहना क्या है, वो कहते हैं या तो किसी रिश्तेदार के पास होगा या किसी दोस्त के पास होगा, खुद ही आ जाएगा। भाई, इन लोगों के पीछे लगना पड़ता है, तभी जाकर कुछ काम होता है। ठीक कह रहा था, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा तू बैठ,
मैं तेरे लिए पानी वानी लेकर आऊं। आशिक हुसैन की ठेकेदार से मुलाकात और उसके बाद अपनी भाभी से मुलाकात के बाद और उसके कुछ रवैये को देख करके उसको जितना परेशान होना चाहिए वो उतना परेशान भी नहीं है। और दूसरा फिर जब उसने बताया कि जुल्फ़िकार सुबह फैक्ट्री गया है लेकिन शाम को वापस नहीं आया, जबकि ठेकेदार का यहाँ पे कहना था कि जुल्फ़िकार तो सुबह फैक्ट्री ही नहीं आया, जिसके ऊपर उसके दिमाग में कुछ शकूक व शुबहात ने जन्म लिया। ठेकेदार से पता किया? उससे तो मैंने सबसे पहले मालूम किया था जाकर। तो क्या कहता है वो? वो तो बेचारा खुद इतना परेशान है। उस दिन काम पर नहीं आया था? नहीं, उस दिन सुबह से काम नहीं आया। भाई काम पर आए ही नहीं है। तो वो फैक्ट्री गया ही नहीं होगा। उसको ये भी महसूस होना शुरू हुआ कि जो उसकी भाभी का जो एक गम उसके ऊपर जो तारी होना चाहिए वो भी नहीं है, और ठेकेदार की भी जो हरकत व सकनात हैं वो भी कुछ मशकूक हैं। इन्हीं सोचों में वो गुम रोडों और गलियों में चल रहा था कि वो सईदाबाद थाने के गेट पर पहुंच गया और आखिरकार उसने फैसला किया सईदाबाद थाने अंदर रिपोर्ट फाइल कराने। साईं, मैं अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। साईं 20 अगस्त से काम पे निकला था, अभी तक वापस नहीं आया। साईं, क्या नाम है तुम्हारे भाई का? साईं जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार? और कहाँ रहता था और उम्र क्या है उसकी? साईं यही सज्जन गोट में रहता था। उम्र साईं 30-32 साल होगी। इसके बारे में तो एक औरत भी आई थी। और क्या नाम था उसका? साहब उसका नाम सलमा था। वो सलमा को जानते हो? हाँ साईं, हाँ, वो मेरी भाजाई है साईं। मेरा भाई है ना जुल्फ़िकार, उसकी बीवी है ना साईं। वो तो केस हमने लिख लिया है, वो जैसी कोई इत्तला मिलेगी हम तुम्हें बता देंगे। साईं मैं बहुत परेशान हूँ, 4-5 दिन हो गए साईं, कुछ पता नहीं चल रहा। साईं मैंने नसीर से भी बात की, लेकिन साईं वो तो कहता है कि मेरा भाई उस दिन काम पर ही नहीं आया था। ये नसीर कौन है? साईं नसीर ठेकेदार है ना साईं, जिस फैक्ट्री में मेरा भाई साईं काम करता था ना, उसका ठेकेदार नसीर है साईं, सज्जन गोट में ही रहता है। ये जुल्फ़िकार के ताल्लुकात नसीर से कैसे थे? साईं ताल्लुकात क्या तो मुझे नहीं पता। हाँ साईं, बस ये है कि मेरा भाई जो है ना वो नसीर के खाली घर में ही रहता था। फिर पता नहीं क्या हुआ साईं, मेरे भाई ने उसी गली में दूसरा मकान किराए पर ले लिया। ये जरा नसीर को तो चेक करो, ये कैसा आदमी है। ओके सर। चलो ठीक है, ये हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेते हैं और जैसे ही कोई इत्तला मिलेगी तुम्हें बताते हैं। हमने उसकी गुमशुदगी नोट की, उसके बाद तलाश जारी रखी। कुछ दिनों के बाद हमने उसी महल्ले में भी गए, वहाँ पे पता चता किया, वहाँ से महल्लेदारों से पता किया उसकी उठक बैठक किसके साथ थी, क्या थी, वो सारा हमें पता चला कि लड़का बहुत शरीफ था और ड्यूटी करता था, यहाँ पर फैक्ट्री में ड्यूटी करता था एक। और ये गुलाम नसीर जो था ये भी इसके साथ फैक्ट्री में ड्यूटी करता था। उसकी जो बीवी है वो असल बेसिकल पंजाब के रहने वाले हैं और यहाँ गंबट में इसने शादी की थी। असल ये शादी करके वहाँ से सीधा इनके पास आया था, अपने उस्ताद के पास रहता था। उस्ताद जो उसका था ये गुलाम नसीर। वो सारे सवालात उसके दिमाग में जन्म लेना शुरू हो गए थे, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे ठोस शवाहिद नहीं थे कि जिनको वो आगे पुलिस के सामने पेश करता और कोई कार्रवाई कर सकता। लेकिन वो अपने इस शकूक व शुबहात का इज़हार पुलिस के सामने कर चुका था। और यही सब कुछ सोच के जब वो बातें करने के बाद जब वो वापस अपने भावज के घर पहुंचा, अदा आज तो तू भाई को सारा दिन ढूंढ ढूंढ कर थक गया होगा। जा घर जाकर आराम कर ले। बस भाजाई, भाई का पता चल जाए फिर आराम ही आराम है। दुआ कर, अल्लाह साईं सबकी सुनता है। अच्छा तू बैठ,
मैं तेरे लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं नहीं भाजाई, बस मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मैं चला जाऊंगा। अच्छा। आधा पानी पी, पानी पी। भाजाई ये मोबाइल हाँ, तेरे भाई का है। उस दिन सुबह ले जाना भूल गया था। मोबाइल ले जाना भूल गया था? हाँ, भूल गया होगा, जल्दी में होगा, परेशान होगा बेचारा। अब तू पानी पी। आशिक के दिल में पहले से ही सलमा के लिए काफ़ी शक उभर चुका था, और जब वो घर पहुंचा और उसने अपने भाई का मोबाइल सलमा के पास देखा तो उसके दिल में ये शक और भी ज़्यादा यकीन की तरह उभरता जा रहा था, क्योंकि शहर के हालात ऐसे नहीं थे। उन दिनों में शहर में डकैती, अगवा, कत्ल और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बहुत ही आम हो चुकी थी, और ऐसे में उसके भाई का मोबाइल घर पे छोड़ के चले जाना उसका यकीन नहीं आ रहा था, उसका दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था। और फिर इसकी भाभी इसको पहले ही ये बात कह चुकी थी कि मैं सुबह से कितनी बार अब जुल्फ़िकार की मोबाइल पर कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा, बंद जा रहा है। जब उसने ये सारी चीज़ें देखी और इनको नोट किया तो उसने बेहतर इसी बात को समझा कि क्यों ना इस बात को सबसे पहले पुलिस को बता दिया जाए। सही, सलाम अलैकुम। बैठो। सही ये मोबाइल सही भाजाई के घर से मिला है। किसका मोबाइल है? सही ये मोबाइल मेरे भाई का है। तो भूल गया होगा घर पे वो। नहीं सही, भाजाई ने कहा था, मैंने उसके नंबर पर बहुत बार कॉल की मगर वो फोन उठाता ही नहीं, और सही अभी ये मोबाइल उसके घर पर मुझे मिला है। देखते हैं। ठीक है सही। इसी केस के सिलसिले में जब हमारी बात SHO सईदाबाद असदुल्ला मंगी से हुई, आशिक को असल शक इस बात पे हुआ था कि एक दफ़ा अब भाई का जो उसका मोबाइल नहीं लग रहा था, और हमें ये भी बताया गया था कि रिपोर्ट में कि उसकी मोबाइल भी बंद है, मोबाइल मुसलसल बन जा रही है। तो जब आशिक हसन जब इसके घर पे गया, अपनी भाभी के घर पे, और एक दफ़ा अचानक वो मोबाइल उसको नज़र आ गया। इसी बिना पे उसने आके हमें ही बताया कि वो जो मोबाइल मेरे भाई का है वो तो मेरी इसकी बीवी के पास है, और मुझे इस पे यकीन है, शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये मुलव्वस है इसमें। और हमें पहले भी शक था, इसी वजह जब एक एविडेंस और मिल गई हमें, हम उसको ले आए। आओ आओ बैठो। जी साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो कोई खास बात नहीं थी, तुम्हारा शौहर लापता हो गया था ना। जी साहब जी। हमने सोचा तुम्हें बुलाकर पूछें कि मिला कि नहीं। नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता उसका। वो तुझे किसी पर शक है? शक तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको किसी ने अगवाई कर लिया। बंद कर अगवा की ड्रामेबाजी, बहुत हो चुका अगवा का ड्रामा। नहीं साहब जी, मुझे कुछ नहीं पता। तू सच बता देगी तो बच जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सुन, तेरे आशिक ने सब कुछ बता दिया है, अगर तू नहीं भी बताएगी तो भी हमें पता तो चल गया है। ठीक है साहब जी, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं नहीं जीती। और कौन साथ था तेरे? ठेकेदार गुलाम नसीर। फिर सलमा के इकबाल जुर्म के बाद पुलिस ने सलमा को लॉकअप किया और इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया, और फिर सलमा ही की निशानदेही के ऊपर ठेकेदार नसीर को गिरफ्तार किया।
मुलजिम गुलाम नसीर 5 बच्चों का बाप था और इसके बच्चे गांव में रहते थे। जुल्फ़िकार जिस फैक्ट्री में काम करता था, नसीर वहीं पर ठेकेदार था। जुल्फ़िकार नसीर को अपना उस्ताद कहता था। जुल्फ़िकार सज्जन गोट के मकान नंबर 5/4 में जिसमें रिहाइश पजीर था, वो नसीर ही की मलकियत था। इसके अलावा नसीर का एक और मकान था जिसमें नसीर खुद रिहाइश पजीर था, और यही वजह थी कि नसीर का जुल्फ़िकार के घर पर आना जाना बहुत ज़्यादा था, और जुल्फ़िकार ने खुद ही नसीर को पहली दफ़ा अपनी बीवी सलमा से मिलाया था। अरे आजा आजा उस्ताद, तेरे से क्या पर्दा करना। अरे सलमा, सलमा, ओ सलमा। सलाम कर बाबा, ये ठेकेदार है हमारा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो उस्ताद, बैठो बैठो। हाँ हाँ। मैं फैक्ट्री में इन्हीं के पास काम करता हूँ और ये मकान भी इन्होंने रहने के वास्ते दिया हुआ है। ठेकेदार है, सेठ है, हम गरीबों का तो ख्याल करेगा ना। उस्ताद, गांव गोट की है उस्ताद, इनकी बातों का बुरा नहीं मानना बाबा। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे बच्चों की जैसी है, तुम फिक्र नहीं करो इस बात की। अरे उस्ताद, आपके होते हुए उस्ताद हमें क्या फिक्र हो सकती है। अरे बाबा जा, चाय पानी का बंदोबस्त कर, देखती वरी क्या है। अरे नहीं 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 जुल्फ़िकार नहीं, अब तो आना जाना लगा रहेगा। साईं हमारी चाय पी जाते ना। अरे नहीं ना, बहुत सारे काम में आज निपटाने हैं, फिर इंशाल्लाह आएंगे, चाय पी के जाएंगे। चलो ठीक। सलमा नसीर से मिलने के बाद उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, क्योंकि सलमा की एक आइडियल चॉइस थी कि वो अच्छी जगह रहे, अच्छा खाए, अच्छा पिए और घूमे फिरे, और ये सब चीज़ें उसको नसीर में नज़र आ रही थी, क्योंकि नसीर एक फैक्ट्री का ठेकेदार था, मकान का मालिक था और उन्हीं के मकान में किराएदार थी, जिसकी वजह से उससे मुतासिर होती जा रही थी और उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जुल्फ़िकार भी नसीर से बहुत ज़्यादा मुतमईन था, क्योंकि नसीर ने उसकी बीवी को अपने बच्चों जैसा कहा था, जिसकी वजह से उसको इसके ऊपर कोई शकूक व शुबहात नहीं हो रहे थे। और फिर इसी तरह जब इनका आपस में मिलना जुलना बढ़ता रहा और नसीर का इनके घर पर आना जाना बढ़ता रहा, और उस नसीर और सलमा की बेतकल्लुफ़ी भी आपस में बढ़ती रही, क्योंकि नसीर जब भी घर पर आता कुछ खाने के लिए लेके आ जाता, और नसीर और सलमा बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उससे वो चीज़ लेती, उसको पकाती, खुद भी खाती और उसे भी खिलाती, और ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। बाबा 1 मिनट रुको, कौन है? उस्ताद आप कैसे आए? अरे उस्ताद तो मैं जुल्फ़िकार का हूँ बाबा, तुम्हारा तो नहीं। अच्छा अच्छा, अंदर आए, अंदर आइए। आइए अंदर आ जाइए, सहन में बहुत धूप है, आइए आ जाए, अंदर आ जाए। इधर बैठ जाए आराम से। हाँ बाबा बैठेंगे। बस यार आज तबीयत कुछ खराब थी, घर पे भी कोई नहीं था, और मैंने सोचा आज तुम्हारे हाथों की चाय पीऊं तो बाबा शायद तबीयत संभल जाए। चाय बनाओ? नहीं बाबा, जरा ठहरो, चाय भी पी लेंगे, जरा सांस तो लेने दो। अच्छा तो मैं आपका सर दबा देती हूँ, आए इधर लेटे, आराम करें। नहीं नहीं, कोई ऐसी तकलीफ अरे ना नहीं करो नहीं, कोई बात नहीं बाबा, तकलीफ ना करो बाबा। कोई बात नहीं, आप इधर आराम से लेट जाए, मैं आपका सर दबाती हूँ।
तकलीफ कर रही हैं। के मानो मंज अच्छी बुए बहार। वाकई बाबा, तुम्हारे हाथों में तो बड़ा ही सुकून है। जवान हाथों में बहुत सुकून होता है साईं। वाकई बाबा, तुम्हारे इन हाथों में तो बहुत ही ज्यादा सुकून है। सच कहती हो, आज तुम्हारे इन हाथों ने तो मेरी तबीयत ही ठीक कर दी बाबा, तबीयत ही ठीक कर दी। जब भी तबीयत खराब हो तुम्हारी, तुम मेरे पास आ जाया कर, मैं बिल्कुल तबीयत ठीक कर दूंगी तुम्हारी। वाकई। और भी सलमा और नसीर की आपस में कुर्बतें बढ़ने लगी और नसीर का सलमा के घर पर आना मामूल की नौयत बन गया। उसने एक दूसरे शख्स के साथ उसका एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, तो उसके बिहाइंड एक मेजर फैक्टर तो ये था कि उस शख्स ने उसके इस वीकनेस को कहीं ना कहीं पिक किया है इन इंटरेक्शन, और उसने उसको मैनिपुलेट किया है कि उसे पता चल गया कि इस खातून के लिए ये नीड्स ज़्यादा, कि अगर मैं इसको ये चीज़ें ला के दूँगा, इसको गिफ्ट्स प्रोवाइड करूँगा तो इसका मेरे साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। ठीक है, तो उसने इस तरह से उसको मैनिपुलेट किया है वो चीज़ें प्रोवाइड करके। प्लस जो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस केस में उनकी इमोशनल या लाइफ में भी कोई ना कोई डिप्रिवेशन थी कि उसका सलमा का अपने शोहर की एब्सेंस में उस शख्स से मिलना, और कहीं ना कहीं उससे लगने लगा होगा कि ये शख्स जो है मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, जबकि जो ठेकेदार है जिसके साथ उसका अफेयर चला वो उसकी फ़िज़िकल, इमोशनल और नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, और इसलिए उसने वो रिलेशनशिप बिल्ड किया। और जब इन बातों का शक जुल्फ़िकार को हुआ तो उसने नसीर का घर छोड़कर उसी गली में एक दूसरा घर किराए पर ले लिया। लेकिन चूँकि घर का फासला दूर ज़्यादा ना होने की वजह से नसीर का उसके घर पर आना वही मामूल के मुताबिक चलता रहा, और वो जब भी सलमा के घर पर आता तो उसके लिए कुछ ना कोई गिफ्ट लेकर आ जाता, कोई कपड़े लेकर आता या खाने पीने की कोई भी चीज़ लेकर आ जाता। आई बाबा आई, आजा आजा। वाह, क्या बात है बाबा। अच्छा बाबा, एक बात तो बताओ, आज तुमने किसका खून पिया है? अभी कहाँ? अरे ये क्या लाया है? अरे बाबा, तेरे लिए कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लाया हूँ। अरे वाह, आज तो तूने दिल खुश कर दिया। हाँ बाबा, तेरा दिल तो खुश कर दिया, पर जुल्फ़िकार को पता लग गया तो? तू अपनी फिक्र कर, मैं तेरी हूँ। तू मुझे खुश रख और मैं तुझे खुश रखूंगी। तू दूसरों की फिक्र में क्यों दुबला हो रहा है? ऐसी बात है तो बाबा चो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, सलमा और नसीर की कुर्बतें भी बढ़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ जुल्फ़िकार और सलमा के आपस में ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे थे। लेकिन सलमा इन सब बातों से बेनियाज थी, उनको इन चीज़ों की फ़िक्र ही नहीं थी कि जुल्फ़िकार का रवैया दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। और जुल्फ़िकार जब भी सलमा को नए कपड़ों में देखता या घर पे कोई भी नई चीज़ देखता तो वो भड़क उठता। आज तूने फिर ये नया सूट पहन लिया, कहाँ से लिया ये? तो क्या फटे पुराने कपड़े पहनूं तो तू खुश होगा? ये अपने कपड़ों को तो देख, ये जिस तरह के तू फैशन करती है ना, ये वही हमारे घरों में नहीं चलते हैं। तेरे घर में कुछ होगा तो चलेगा ना,
खाना तो मिलता नहीं है, कपड़े मिलेंगे। हाँ, जबान देख किस तरह चलती है तेरी, कुत्ते की तरह, जो मुंह में आता है बकवास करती है। अगर अब बोली तो ये जबान काट कर फेंक दूंगा। जैसी तेरी जबान है वैसे ही मेरी जबान भी चलेगी। हाँ, अभी तेरे को बताता हूँ। बेशरम, सलमा दरअसल नसीर की दौलत की लालच में आकर उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी और वो उसके साथ ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। और वो इस बात को भी जानती थी कि जुल्फ़िकार के पल्ले तो कुछ अब रहा नहीं या उसके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए वो नसीर की तरफ ज़्यादा माइल होना शुरू हो चुकी थी और इसलिए वो जुल्फ़िकार की किसी भी बातों का नोटिस भी नहीं लेती थी। और अगर कभी जुल्फ़िकार उससे पूछता भी कि तू सारा सामान, ये नया कपड़ा, ये सब कुछ कहाँ से आया, तो वो इन बातों का जवाब ना देती बल्कि उससे ज़बान दराज़ी करती। नसीर ने पुलिस को मज़ीद ये भी बताया कि सलमा ने खुद ही जुल्फ़िकार के कत्ल का फ़ैसला कर लिया था और इसे फ़ोन करके बुलाया। हुआ क्या है, आखिर कुछ पता तो चले। जुल्फ़िकार का कहना है कि मैं तुझसे ना मिला करूं, लेकिन सच तो ये है कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। उसको तो छोड़ दूंगी लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकती। ठीक है बाबा, ठीक है, इस बारे में कुछ सोचते हैं, तू इसकी फिक्र ना कर। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैंने अब फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? हम अपने रास्ते में किसी को नहीं आने। मैं अपनी सारी जिंदगी तेरे साथ गुजारूंगी, सिर्फ तेरे साथ। चाहता तो मैं भी यही हूं, मगर अगर मगर कुछ नहीं, हम दोनों मिलकर जुल्फ़िकार को मार देंगे। मगर कैसे? ख़वातीन में देखा गया है कि क्यों इस तरह से करती हैं, तो 3 रीज़न्स। एक, जब उनके पर्सनल सेफ्टी को कोई थ्रेट महसूस होता है उन्हें, या उनके बच्चों की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट होता है, या उनकी अपनी ज़ात जिसे हम सेंस ऑफ सेल्फ कहते हैं, जब उसको वो थ्रेट महसूस करती हैं, तो ये वो स्टेज है कि जहाँ आके वो अपना एग्रेशन जो है या अपना जो एंगर कंट्रोल है वो लूज़ कर जाती हैं और वैसा स्टेप उठा लेती हैं। और फिर उसने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब को चुना। ये ले चाय पी। अब देख, इंसान लग रही है ना। मैं भी यही चाहता था कि इस तरह के कपड़े पहना कर। उस तरह के कपड़े हमारी औरतों को ज़ेब नहीं देते। अब पहन तो लिए, मान तो लिया तेरा कहना। चाय पी तू। पुलिस तफ्तीश से ये बात सामने आई कि सलमा जुल्फ़िकार को कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुकी थी और उसने इसको कत्ल करने के लिए ख्वाब आवर गोलियां भी हासिल कर ली थी। क्योंकि वो नसीर की दौलत के ऊपर ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, इसके लिए वो हर कदम उठाने को तैयार थी। जल्दी आ जा बस। गुलाम नसीर ने पुलिस को मज़ीद बताया कि 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब में सलमा ने उसे कॉल की और वो रोते रोते उसे ये कह रही थी कि वो जल्दी से घर आ जाए, सारा काम तैयार पड़ा हुआ है। और जब ये जल्दी से घर पहुंचा तो इसने देखा कि जुल्फ़िकार चारपाई पर बेहोश पड़ा हुआ था।
आखिरकार क्या करें? करना क्या, मैं कुछ करती हूँ। नसीर ने पुलिस को मजीद ये बताया कि सलमा ने रोते रोते उसको इस बात पर आमादा किया कि वो जुल्फ़िकार को कत्ल कर दे और फिर वो उससे शादी कर लेगी, और नसीर भी उसके प्यार के चुंगल में फंस गया और उसकी बातों में आकर उसने सलमा के साथ मिलकर जुल्फ़िकार को कत्ल किया। जुल्फ़िकार को कत्ल करने के बाद भी सलमा की बेहिसी ख़त्म ना हुई और वो लाश की मौजूदगी में ही नसीर के साथ रंगरलियों में मशगूल हो गई। और फिर रात का जब कुछ पहर गुजरा तो इन दोनों ने गली में झांक कर देखा कि कोई नहीं है, और फिर इन्होंने लाश को पुराने घर में ठिकाने लगाना मुनासिब समझा। जल्दी करो ना, जल्दी करो। पहले तो नसीर का ये प्लान था कि आज कराची में जो हालात चल रहे थे कि लाश बोरी में बांध के फेंक देते थे, पहले इसका ये प्लान था, मगर वो ये कर नहीं सका और उसको जैसे ही लेके अपने घर ले गया, और घर नहीं ले जाता तो शायद हमें थोड़ी और मुश्किल हो जाती ढूंढने में, मगर बेगुनाह कत्ल हुआ है तो उसका रंग लाया और खुदा ने उसको ये सज़ा दी है और इंशाल्लाह इस सज़ा से बच भी नहीं सकता। सलमा के केस में जो मुझे मेजर फैक्टर्स लगते हैं कि जो उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया, उसमें कहीं ना कहीं उसके पर्सनालिटी वेरिएबल्स लाइक जो उसकी फैमिली एनवायरनमेंट ने उसकी पर्सनालिटी बिल्ड करने में रोल प्ले किया, उसके फिज़िकल इमोशनल प्लस नीड्स थी जो कि अनसेटिस्फाइड थी एक शख्स से, और जहाँ उसे वे आउट मिला कि शी कैन सेटिस्फाई, ठीक है, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए वो इस एक्सट्रीम तक चली गई। सईदाबाद पुलिस ने मकतूल के भाई आशिक हुसैन की मुद्दईयत में मुल्ज़िमा सलमा और नसीर के खिलाफ मुकदमा नंबर 510/2011 दर्ज किया और मुल्ज़िमान की निशानदही पर 7 दिन पुरानी लाश उनके पुराने घर से बरामद की।